आज हम आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताएंगे। ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। क्यों ईएमपी पाथवे कहा जाता है? क्योंकि 3 साइंटिस्ट थे, इम्बेडेन, मेयरहाफ और पार्नास। इन्होंने डिस्कवर किया था ग्लाइकोलिसिस को, इसलिए क्या कहते हैं? ईएमपी पाथवे। अब बात आती है कि ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो कहां होता है। तो ग्लाइकोलिसिस कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, किस सेल में होता है? जितनी यूकैरियोटिक सेल्स हैं और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, दोनों में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस को कहा जाता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है एरोबिक और एनारोबिक में। ठीक, इसके बाद देखिए ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जाता है कि पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड का होता है। तो पायरुविक एसिड जो होता है 3 कार्बन कंपाउंड का होता है। और ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो 10 स्टेप में संपन्न होता है। ठीक है, उसमें जितने भी स्टेप हैं वो क्या है? रिवर्सिबल टाइप है। लेकिन अपवाद क्या है? पहला, तीसरा और लास्ट 10वां स्टेप जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टेप है क्या है? रिवर्सिबल टाइप है। लेकिन पहला, तीसरा और 10वां स्टेप जो है वो कैसा है? इरिवर्सिबल टाइप। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम डिटेल बताते हैं उसको, तब उसको देखिए कि किस तरह क्या प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले क्या होगा कि ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है, कितने कार्बन का है? 6 कार्बन। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज 6 फास्फेट में यहां जो एंजाइम भाग लेगा वो कौन सा एंजाइम है? वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है। यहां जो एंजाइम भाग लेगा कौन सा एंजाइम है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम। और इस स्टेप में क्या होता है? यहां एटीपी का यूज होता है। किसका यूज होगा? एटीपी का। एटीपी टूटेगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है ना, किस पे टूटेगा? एडीपी और आईपी में। ठीक है, तो पहला स्टेप जो ग्लाइकोलिसिस का है उसमें क्या होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। एंजाइम जो काम करता है कौन सा है? हेक्सोकाइनेज। और यहां पे मैग्नीशियम आयन भी भाग लेता है। इस स्टेप में कौन भाग ले रहा? मैग्नीशियम आयन। और ये जो पहला स्टेप है वो कैसा है? इरिवर्सिबल टाइप। ठीक है, इतना आप जान गए। यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम होता है वो एलोस्टेरिक एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? एलोस्टेरिक टाइप एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? एलोस्टेरिक एंजाइम। अब बात आती है कि एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है। ठीक है, एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है? ऐसा एंजाइम जिसमें 2 साइट होते हैं। ठीक है, एक होता है कैटालिटिक साइट या एक्टिव साइट और दूसरा क्या होता है? एलोस्टेरिक साइट। जैसे मान लीजिए कोई एंजाइम है, देखिए 2 साइट है। एक साइट को क्या कहेंगे? एक्टिव साइट, और दूसरे को क्या कहेंगे? एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, एक्टिव साइट वह साइट होता है जहां पे कोई सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा एंजाइम से, और एलोस्टेरिक साइट वो होता है जिसपे कोई एक्टिवेटर आके बाइंड कर गया। एक्टिवेटर बाइंड करेगा तो इसकी एक्टिविटी को एंजाइम सबस्ट्रेट जब बाइंड करेगा एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो एलोस्टेरिक एंजाइम वह एंजाइम होते हैं जिसमें 2 साइट होता है, एलोस्टेरिक साइट और एक्टिव साइट। एक्टिव साइट सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और एलोस्टेरिक साइट से कोई एक्टिवेटर बाइंड करेगा, वो इस एक्टिविटी को क्या करेगा? एंजाइम के बढ़ा देगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है उसके कई फॉर्म हैं। हेक्सोकाइनेज फर्स्ट, हेक्सोकाइनेज सेकंड, हेक्सोकाइनेज थर्ड, हेक्सोकाइनेज फोर्थ। तो जब भी किसी एंजाइम के एक से ज्यादा फॉर्म होते हैं तो ऐसे एंजाइम को हम क्या कहते हैं? आइसोजाइम। क्या कहते हैं? आइसोजाइम। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा एंजाइम है जो आइसोजाइम है। तो कौन सा एंजाइम हो गया? हेक्सोकाइनेज। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पे कि फर्स्ट एंजाइम कौन सा भाग लेता है ग्लाइकोलिसिस में? फर्स्ट स्टेप में कौन सा भाग लेता है? हेक्सोकाइनेज। कैसा एंजाइम है? एलोस्टेरिक एंजाइम।
अगला जो क्वेश्चन इस पे बनता है ग्लाइकोलिसिस पे, जो पूछा गया एग्जाम में, कि कौन से मिनरल भाग लेते हैं, कौन से आयन भाग ले रहे हैं, तो कौन सा आयन भाग लिया ग्लाइकोलिसिस में? मैग्नीशियम आयन। ठीक है, अब ये हो गया आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट पे, और एक एटीपी का यहां उपयोग हुआ। ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है, इससे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस भी हो जाती है। ग्लूकोज 6 फास्फेट किसमें भाग लेता है? ये भाग ले लेता है किसमें? ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में। अगर पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस के किस स्टेप से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है, तो आप क्या बताएंगे? ग्लूकोज 6 फास्फेट। ठीक है, अब जो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट है, अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है किसमें? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में कन्वर्ट हुआ? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। ठीक है, और यहां जो एंजाइम भाग लेता है, कौन सा एंजाइम है? आइसोमेरेज। यहां जो एंजाइम भाग लेगा वो कौन सा है? आइसोमेरेज। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट चेंज हुआ फ्रुक्टोज 6 फास्फेट पे, एंजाइम भाग लिया आइसोमेरेज। तो पूछा जा सकता है फर्स्ट आइसोमेराइजेशन स्टेप कौन सा है? ग्लूकोज 6 फास्फेट का फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्जन क्या है? फर्स्ट आइसोमेराइजेशन स्टेप है। ठीक है ना। अगला इसमें एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है कि पूछ सकता है ग्लूकोज कैसी रिंग है? ठीक है, पायरान रिंग है या फ्यूरान रिंग है? ठीक है, ग्लूकोज कैसी रिंग है? पायरान या फ्यूरान? तो फ्रुक्टोज जो होता है वो फ्यूरान रिंग है, एफ से फ्रुक्टोज, एफ से फ्यूरान। लेकिन ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है? पायरान रिंग। ठीक है, अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम देखें, वन टू थ्री फोर फाइव, एच ओ एच ओ एच ओ एच हो गया, ओ एच, यहां हो जाएगा CH2OH। ठीक है, तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हो गया आपका पायरान रिंग। ये क्या हो गया? पायरान रिंग। किसका पायरान रिंग है? ये ग्लूकोज का है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री जो आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे वहां बताया जाएगा आपको कि ग्लूकोज कैसा होता है, पायरान रिंग होता है या फ्यूरान रिंग होता है। तो ग्लूकोज का कैसा रिंग है? पायरान रिंग। ये चीज याद रखिएगा। अब फिर हम आ जाते हैं फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। अब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है किस में कन्वर्ट होगा? फ्रुक्टोज 1,6 डाई फास्फेट में। ये भी स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप अभी आपको बताया है, कैसा होगा? इररिवर्सिबल टाइप। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट चेंज होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। फ्रुक्टोज किस में चेंज हुआ? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। और जो यहां पे एंजाइम भाग लेता है वो एंजाइम कौन सा है? PFK1, या इसको कह सकते हैं फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ठीक है, क्या कह सकते हैं? फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 या PFK1। ठीक है, इस एंजाइम में भी क्या होगा? ATP का यूज होगा। ATP टूटेगा किसमें? ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट में। ठीक है, इस स्टेप में भी क्या होगा? ATP टूटेगा ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट में। ठीक, यह स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्टेप को हम कहते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। यह स्टेप क्या कहलाता है? रेट लिमिटिंग स्टेप, या इस स्टेप को कमिटेड स्टेप कहते हैं। यही स्टेप डिसाइड करेगा कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ेगा या बैक साइड में जाएगा। ठीक है, इसलिए इस स्टेप को क्या कहते हैं? रेट लिमिटिंग स्टेप या कमिटेड स्टेप। और जो यहाँ एंजाइम भाग ले रहा है वो कौन सा एंजाइम है? फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ठीक है, कौन सा एंजाइम हो गया? फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। यहाँ एक चीज और महत्वपूर्ण है,
फ्रुक्टोज 6 फास्फेट ये आगे चलकर हेक्सोज मोनोफास्फेट पाथवे में भाग लेता है। कहां भाग लेता है? हेक्सोज मोनोफास्फेट पाथवे में, एचएमपी पाथवे में ये भाग लेता है। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलिसिस का कौन सा मॉलिक्यूल हेक्सोज मोनोफास्फेट में भाग लेता है। ठीक है, तो कौन सा हो गया? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। ठीक है, यहां पे एक चीज और हम बताना चाहेंगे, ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें इनहिबिटर भी काम करते हैं। क्या काम करते हैं? एक्टिवेटर और इनहिबिटर। अगर हम इस स्टेप में, पहले स्टेप में देखें तो ग्लूकोज 6 फास्फेट की मात्रा अगर बढ़ रही है, ग्लूकोज 6 फास्फेट की मात्रा अगर बढ़ रही है तो ये क्या करता है? ये इस हेक्सोकाइनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। तो फर्स्ट स्टेप में इनहिबिटर कौन काम कर रहा है? ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट ही स्वयं ही हेक्सोकाइनेज को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर दे रहा है, इसकी एक्टिविटी को चेक कर रहा है। अगर यहां पे हम देखें फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को, तो यहां इनहिबिटर कौन काम करता है? यहां जो इनहिबिटर है वो है सिट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है कंपटीशन में कि फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज का इनहिबिटर कौन है। तो इनहिबिटर कौन हो गया? सिट्रेट। और एटीपी भी है। क्या है? एटीपी। लेकिन इसका एक्टिवेटर कौन है? यहां एक्टिवेटर जो है उसको हम प्लस से दिखा सकते हैं। एक्टिवेटर जो यहां पे है वो है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज का कौन सा एक्टिवेटर है, कौन सा एक्टिवेटर है, कौन सा इनहिबिटर। ये जरूर याद रखिएगा, कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट चेंज हो गया फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसमें जो एंजाइम काम किया कौन सा हो गया? फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। और ये स्टेप जो होता है कैसा होता है? इरिवर्सिबल टाइप। सॉरी, हाँ, ये स्टेप क्या हो गया? इरिवर्सिबल टाइप। और जो एंजाइम है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इसके बारे में कहा यह जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कहा जाता है पेसमेकर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस एंजाइम को क्या कहा जाता है? पेसमेकर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसको हम यहां देख लेते हैं। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, ये बहुत एनर्जी रिच कंपाउंड है और ये कन्वर्ट होता है एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है दो पार्ट में। कौन सा एंजाइम? एल्डोलेज। दो पार्ट में टूटेगा। कौन कौन सा पार्ट टूटेगा इसमें? एक हो जाएगा 3-फास्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड, और दूसरा पार्ट जो टूटेगा वो क्या होगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। या इसको कह सकते हैं DHAP। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और ये क्या हो गया? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। और यहां पे भी एक एंजाइम काम करेगा। ठीक है, ट्रायोज फास्फेट आइसोमेरेज। ट्रायोज फास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम कौन सा काम करेगा? आइसोमेरेज। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में टूट जाता दो भागों में, 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये दोनों आपस में चेंजेबल होता है किस एंजाइम की उपस्थिति में? आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में। अब क्या होता है? दो मॉलिक्यूल 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से हम साइकिल को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा? हम ले लेते हैं दो मॉलिक्यूल 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का। इसको देखते हैं, हम यहां पे ले लिए 2 मॉलिक्यूल। टू मॉलिक्यूल 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड।
अब 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये चेंज किसमें होगा? किसमें चेंज होगा? 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट में, 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट में। और यहां एंजाइम जो काम करेगा वो कौन सा होगा? फास्फो ग्लिसरो या एंजाइम हो जाएगा ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड चेंज हो रहा है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। किस एंजाइम प्रोसेस में? 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। चूंकि डिहाइड्रोजिनेज लग रहा है तो यहां पे क्या होगा? NAD प्लस कन्वर्ट होगा NADP में। यहां पे 2 मॉलिक्यूल है तो ये भी क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल होगा। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यहां पे इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है तो यहां क्या हो रहा है? यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लाइकोलिसिस के किस स्टेप पे ऑक्सीडेशन होता है? तो पहला ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है? 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। पहला ऑक्सीडेशन इसी स्टेप पे हो रहा है। ठीक है, और पहला NAD का फॉर्मेशन भी इसी स्टेप पे, NADP का फॉर्मेशन भी इसी स्टेप पे हो रहा है। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है इसका एक इन्हिबिटर होता है। उस इन्हिबिटर का नाम क्या है? आयोडोएसीटेट। यहां पे कौन सा इन्हिबिटर काम करेगा? आयोडोएसीटेट या फ्लोरोएसीटेट। ठीक है, अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट फिर चेंज होगा किसमें? 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। ठीक है, ये भी 2 मॉलिक्यूल रहेगा, ये भी 2 मॉलिक्यूल रहेगा। और जो यहां एंजाइम काम करेगा कौन सा होगा? काइनेज। यहां एंजाइम क्या करेगा? काम काइनेज। ठीक है, और काइनेज जब काम करेगा तो यहां पे क्या होगा? एडीपी से एटीपी की सिंथेसिस होगी। 2 मॉलिक्यूल एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट यूज होगा और 2 मॉलिक्यूल एटीपी की सिंथेसिस हो गए। ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के ऊपर जो रिएक्शन यहां चले थे उसमें क्या होता? एटीपी उपयोग हो रहा था। क्योंकि एटीपी इसके पहले उपयोग हो रहा था तो वो सब स्टेप क्या थे? एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेप थे। वहां एनर्जी का यूज हो रहा था तो वो सब स्टेप क्या कहलाए? एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेप। लेकिन यहां देखिए क्या हो रहा? सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, यहां एनर्जी का इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। यहां पे कौन सा एंजाइम काम किया? ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, चेंज हो गया किसमें? 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड फिर चेंज होगा एक एंजाइम काम करेगा म्यूटेज। चेंज हो जाएगा किसमें? 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरल डिहाइड। ठीक है, किसमें चेंज हुआ? 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से फिर से देखते हैं, यहां देख लेते हैं। ग्लिसरल डिहाइड कितने मॉलिक्यूल है 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के? 2 मॉलिक्यूल।
यहां भी हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और 2 मॉलिक्यूल जो 2 मॉलिक्यूल हुआ 2 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड का, वो एक एंजाइम यहां काम करेगा, इनालेज। कौन सा एंजाइम काम करेगा? इनालेज। और इनालेज एंजाइम जब काम करेगा तो यहां से एक H2O निकलेगा। क्या निकलेगा? H2O। अब ये चेंज हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। इनालेज एंजाइम पर सिर्फ H2O निकलेगा और किस पे चेंज हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। अब फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होगा? ये भी लास्ट स्टेप है। कैसा हो जाएगा? इरिवर्सिबल। और यहां पे जो एंजाइम काम करेगा, ठीक है, वो कौन सा होगा? पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज। और ये फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड चेंज होगा किस पे? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में। और जो यहां पायरुविक एसिड बनेगा वो कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन का, ठीक है। चूंकि यहां काइनेज हो रहा है तो यहां भी क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल एडीपी से 2 मॉलिक्यूल एटीपी का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहां भी 2 मॉलिक्यूल एटीपी का निर्माण हुआ और यहां भी 2 मॉलिक्यूल एटीपी का निर्माण हुआ। चूंकि एक सबस्ट्रेट से दूसरा सबस्ट्रेट बन रहा है, उसके बीच एटीपी का निर्माण हो रहा है, इसलिए यहां पे इसको क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अगर यही चीज लाइट की उपस्थिति में होता तो क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट में चेंज हो रहा है, एटीपी का निर्माण हो रहा है, इसे क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। और यहां भी वही चीज है, यहां भी क्या हो रहा है? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ठीक है ना। यहां भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो रहा है। यहां पे पायरुवेट काइनेज एंजाइम जो है वो भी एलोस्टेरिक एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? एलोस्टेरिक एंजाइम। और ये भी एंजाइम इन्विटेड होता है किससे? एलानिन से। एक अमीनो एसिड है एलानिन, उससे ये एंजाइम इन्विटेड होगा, ठीक है। इसके पहले वो एनालेज है, एनालेज एंजाइम भी इन्विटेड होता है किससे? फ्लोराइड से। किससे इन्विट होगा? फ्लोराइड से। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि एक ऑक्सीडेशन स्टेप है ग्लाइकोलिसिस में जिससे एनएडीपी का निर्माण हो रहा है, 2 जगह सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो रहा है, एक जगह H2O मॉलिक्यूल निकल रहा है। और कहां कहां इरिवर्सिबल रिवर्सिबल स्टेप है इसको भी हम देख लिए, ठीक है। इस तरह अगर हम देखें कि ग्लाइकोलिसिस में कुल कितने एटीपी यूज हुआ, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में अगर एटीपी की बात करें तो हम ऊपर 2 एटीपी क्या किए हैं? यूज किए हैं। और कितना बना है एटीपी? 2 यहां 2 यहां, तो कुल कितना बन रहा है? 4 एटीपी। तो इस तरह हम देखते हैं कुल नेट गेन कितना हुआ? 2 एटीपी का। नेट गेन कितना हुआ? 2 एटीपी का। यदि पूछा जाए टोटल कितना एटीपी बना, ठीक है, तो हम एनएडीपी को भी ले लेंगे। एनएडीपी कितना मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल। और हम जानते हैं 1 NADP इक्वल टू क्या होता है? 3 ATP। 1 NADP बराबर 3 ATP होता है, तो 2 है तो कितना हो जाएगा? 6 ATP। किससे है? NADP से ही। 2 NADP को ले लिए तो कितना हो गया? 6 ATP। तो इन दोनों को आपस में अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 ATP। ये क्या है? टोटल एटीपी।
टोटल एटीपी जो बन रहे हैं ग्लाइकोलिसिस में कितने हो गए, 8 एटीपी। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस में कितना नेट गेन हो रहा है और कितना टोटल बन रहा है। तो इस तरह हम डिटेल एक ग्लाइकोलिसिस के बारे में देखें, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो दोस्तों से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।